नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, जेने के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियाल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, the Waqf Amendment Bill is likely to get through. Bilkul. I don't think there should be any problem. No, nothing. But what I'm really surprised about is that what is the objection as far as the Congress is concerned, or the opposition parties are concerned? Today I didn't find any kind of a fierce resistance that I can call that जो संविधान खतरे में है या एक समाज को आप नजरअंदाज करना चाहते हो. There was nothing of that. We didn't find any. I mean, what? I still can't figure out. I thought Akhilesh Yadav would bring some fire. He didn't. He didn't. None of them actually. In fact, Akhilesh Yadav जी वो बात कर रहे थे, क्या है वो डिमोनेटाइजेशन के बारे में, और ये छोड़कर बात डिबेट होने लगी. इनफैक्ट इवन महाकुंभ में भी चले गए थे. महाकुंभ पर, कश्मीर पर, चाइना पर, मतलब इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट वक्फ, उसके अलावा. लेकिन जहां तक वक्फ का सवाल है, आई स्टिल कांट फिगर आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम इन ब्रिंगिंग द वक्फ एक्ट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान के दायरे में वक्फ को लाना चाहिए, ये मेरा मानना है, सारी दुनिया का मानना है. एट द मोमेंट जो वक्फ है, यू हैव टू गो टू द हाई कोर्ट. नाउ हाउ मेनी पीपल कैन अफोर्ड टू गो टू द हाई कोर्ट? आप मुझे बताइए ना. कोई भी अगर वक्फ का डिसीजन हो गया, ट्राइब्यूनल ने डिसीजन ले लिया साहब, उसको जो आपके यहां मैजिस्ट्रेट है, द अपील इज नॉट देयर, अपील इज विद द हाई कोर्ट. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. व्हाट? A lot of ambiguity among various opposition leaders. When the UBT spokesperson was speaking, ultimately Rijiju had to intervene. He says, आपने इस चीज को अपोज किया या सपोर्ट किया, इस चीज को आप जरा हाईलाइट कीजिए. What exactly is your position? Which side of the fence are you? जी बिल्कुल. With or without? When Arvind Samant was speaking. No, nothing is clear. Why do you want to? I just want to clear fear among the Muslim community that something drastic is going to happen. So that's what the Home Minister who's speaking still, by the way, in the Lok Sabha, Mr. Amit Shah said कि आप जान करके मुसलमानों में एक fear psychosis, एक डर का माहौल बनाना चाह रहे हैं. मतलब I hope they are able to give a proper explanation as to why they are opposing this. Including he quoted CA. Yes. CA में कोई चीज मुसलमान के खिलाफ नहीं था. अरे मुसलमान मेंशन ही नहीं है बिल में. नहीं है उसमें. मगर पूरे मुसलमान को आपने काम पे लगा दिया. सब जगह प्रोटेस्ट लगा दिए. कई शाहीन बाग में तो कंटिन्यूस प्रोटेस्ट थे. अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट व्हाट? आई डोंट अंडरस्टैंड. अगेंस्ट व्हाट? और दूसरी चीज क्या है, जहां तक वक्फ का सवाल है, जैसे दी अदर यस्टरडे, आई थिंक डे वो यस्टरडे अली दारूवाला साहब. बिल्कुल सर. अली दारूवाला साहब ने क्या कहा? अली दारूवाला साहब ने ये कहा कि भैया मुझे एक इंस्टीट्यूशन बता दो जो वक्फ ने बनाया हो. बहुत बड़ा कोई हॉस्पिटल हो, बहुत बड़ा कोई कॉलेज हो, बहुत बड़ा कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो जो वक्फ ने बनाया हो, एक बता दीजिए. मतलब what is going on over here? Anyway, let's go across to our guests. Let's try and understand what is really going on over here. We have a very distinguished panel of guests. I could see Mr. Shailesh Pandey from the BJP. He is right there. Shailesh ji, namaskar. नमस्कार. जय सिया राम, हर हर महादेव. हर हर जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम. वंदे मातरम. एंड मिस्टर सुशील व्यास. व्यास साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. And where is सुधीर ढोने साहब? सुधीर ढोने साहब नहीं दिख रहे मेरे को. Is ढोने साहब joining us or not? Will somebody tell me please? All right, he's joining us shortly. लेकिन उसके पहले सुशील व्यास जी, जहां तक के वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रश्न है, इसमें मतलब लोगों को ऑब्जेक्शन क्या, विरोध क्यों है इसका, मैं जानना चाह रहा हूं. कि 2013 में मतलब जो यूपीए सरकार थी उसके जाने के पहले आपने वक्फ को अनलिमिटेड पावर्स दे दी कि कोई भी जमीन वो वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसमें पार्लियामेंट को भी वक्फ डिक्लेयर करने की कोशिश की गई, एयरपोर्ट को भी वक्फ डिक्लेयर करने की कोशिश की गई, और तो और छोड़िए, सूरत की जो म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग है उसके ऊपर क्लेम किया गया कि ये वक्फ की बिल्डिंग है. अब व्यास साहब ये बताएं, मतलब इसके ऊपर विरोध क्यों हो रहा है विरोध? व्यास जी. अब बजाज जी, दुर्भाग्यपूर्ण है विरोध करने वाले क्यों विरोध कर रहे हैं. तो भी जैसे आप ही ये भी बता रहे थे नाम्बियार जी की रिजू जी को इंटरव्यू करके पूछना पड़ा यूबीटी के अरविंद सावंत जी से कि आप समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं. तो वो खुद ही कंफ्यूज है वो कि क्या कह रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है. बोलने के लिए बोलना है
क्योंकि क्या था कि जब 8 अगस्त 2024 को ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, तब यूबीटी ने बड़े कन्वीनियंट तरीके से उस दिन एब्सेंट रहने का अपना जी। एक्सटेंड लिया, जी। उससे उनकी काफी छीछा इधर हुई। तब उससे बचने के लिए आज वो उपस्थित तो रहे, लेकिन क्या बोलना क्या नहीं बोलना और क्या बोल रहे हैं ये उनके भी समझ के बाहर था। और अंतोगत्वा संसदीय कार्य मंत्री को पूछना पड़ा कि आप समर्थन कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं। अब वो रही बात, आप जो अपने इनिशियल ओपनिंग रिमार्क में आप दोनों की जो चर्चा में सुन रहा था, बजाज साहब और नाम्बियार जी, अगर 2013 का अमेंडमेंट नहीं आता जी। और 95 का कानून अगर कंटिन्यू रहता तो शायद देश को आज की चर्चा और आज की इस अमेंडमेंट बिल की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छी तरह से चल रहा था 95 वाला जो कानून था, उसके मुताबिक वक्त का जो संचालन हो रहा था। अब अचानक 2014 में चुनाव आए और उसमें जिसको कहते हैं अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ झुकाने के लिए एक दांव खेला गया और इस तरह के अमेंडमेंट जिनकी जिक्र आपने कही, कुछ अमेंडों की कि रातों रात जैसे पता चलता है कि अल्पसंख्यक उनकी तरफ एन मास आ जाएंगे और इस तरह के कुछ उन्होंने बदलाव करने की कोशिश की जो आज पीड़ादायक हो गए हैं। और उन्हीं पीड़ादायक जो प्रोविजंस हैं इस वक्त बोर्ड के, विशेषकर धारा 40, तो उसको हटा करके इसका अच्छी तरह से सुनियोजित संचालन हो वक्त की संपत्तियों का और कानून का। कोई भी व्यक्ति जो जिसको कहते हैं कि अभी मैं पढ़ रहा था कि तमिलनाडु के एक गांव में एक गरीब किसान अपनी बच्ची की शादी करना चाह रहा था, लेकिन जब वो जमीन को बेचने गया तो पता चला कि ये तो वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर रखी है, अब उसकी वो बेच नहीं पाया। और वही नहीं, पूरे गांव की करीब 1400 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने क्लेम करके रखी है। अच्छा, अब आप हाई कोर्ट जा नहीं सकते थे, ट्रिब्यूनल में मामला लंबित था। इसी तरह से सैकड़ों प्रॉपर्टियां जो है विवाद के अंदर फंसी पड़ी थी, उसका निवारण इसलिए नहीं हो रहा था कि आप नॉर्मल न्याय व्यवस्था के माध्यम से उसको ट्रिब्यूनल के बाद आपको कहीं अपील करने की जगह थी नहीं। अब ये अमेंडमेंट इसलिए लाना पड़ा कि जो गलतियां सामने नजर आ रही थी, जो जनता के साथ अन्याय और जो मैं समझता हूं जिसको परेशानियां थी, उनको दूर करने के लिए अमेंडमेंट लाना पड़ा। उनकी चर्चा अभी भी सदन में शुरू है। अभी गृह मंत्री जी बोल रहे थे, तो जो जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे शाहीन बाग वगैरह, नाम्बियार जी, मैं आपको बताऊं कि 2 साल हो गए सीएए को आके। मुझे बताइए, जो उस समय पूरे देश के अल्पसंख्यकों को डराया गया, विशेषकर कांग्रेस के द्वारा, कि तमाम मुस्लिमों की नागरिकता खत्म हो जाएगी इस देश की। मेरी नजर में तो एक भी मुसलमान, मैं समझता हूं इस देश का 150 करोड़ 144 करोड़ जो भी हमारी आबादी है, एक मुसलमान बताइए जिसको सीएए की वजह से भारतीय नागरिकता रद्द हुई हो। ये डराने का काम, उनको मतलब किसी भी तरह से भयभीत करने का काम, ये जो तरीका है। और जैसे उसी तरह से जब अमित शाह जी कुछ वर्षों पहले 370 5 अगस्त के दिन ले आए थे, तब ये कहा गया कि अब कश्मीर के मुसलमान जो वहां के मूल रहवासी है उनके साथ अन्याय अत्याचार हो जाएगा। अब मैं तो समझता हूँ कि अब कश्मीर विकास की तरफ बढ़ रहा है, वहां टूरिज्म भी बढ़ रहा है, शांति भी हो गई। और उन्होंने अपने चाहक जिनको ये भी चाहते हैं इंडिया गठबंधन वाले, उमर अब्दुल्ला जी भी वहां चीफ मिनिस्टर बन गए। तो अब बताइए कि 370 वहां के मूल निवासियों के खिलाफ गया या विकास की तरफ उनको लेके गया। और उसी तरह से सीए में एक भी हिंदुस्तान के भारतीय मुस्लिम नागरिक का नागरिकता, लेकिन सुशील व्यास जी, ये डराने का, अल्पसंख्यकों को हमेशा भयभीत करके रखा। लेकिन सुशील व्यास जी, यहाँ पर मूलभूत सवाल ये पैदा होता है, मूलभूत प्रश्न है जो ये पैदा होता है कि सीएए जो था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो भारत के नागरिकों पर लागू ही नहीं होता था, वो भारत के नागरिकों के लिए था ही नहीं। तो मतलब यही कहा बजाज जी कि अल्पसंख्यकों को भयभीत किया गया, जगह जगह धरना प्रदर्शन, आगजनी, तूफान, आंदोलन, ये कह के आप नागरिकों की सदस्यता खत्म हो जाएगी। हम चुनौती देना चाहते हैं हमारे साथियों को जो इसका विरोध कर रहे हैं कि एक भारतीय मुसलमान भाई बहन का बताइए जिसकी नागरिकता सीए के आते रहते रद्द हुई हो, नहीं बता पाएगी, हुई नहीं तो बताएंगे क्या? तो ये अल्पसंख्यकों को हमेशा डरा के रखना, ये इनका सिद्धांत रहा है। डॉक्टर शिंदे gave a fantastic भाषण in the parliament। एकदम जबरदस्त स्पीच था डॉक्टर शिंदे का। उन्होंने कहा कि यूबीटी साफ करे, यू बी क्लियर व्हाट यू वांट टू डू। बाला साहब ठाकरे जी के आइडियल्स पर चलते तो आज बाला साहब ठाकरे बहुत दुखी होता कि आप क्या कर रहे हैं।
What are you doing? You got to. तो नामबियार जी, yes, yes, yes. जो बाला साहब ठाकरे अगर आज मौजूदा होते हमारे बीच में मार्गदर्शन करने के लिए, तो जो आज संसद में खड़े होकर बोल रहे थे उनको टिकट भी नहीं मिलती। उस विचारधारा के साथ वहां उस फोरम में खड़े होने लायक भी वो नहीं रहते। बाला साहब का एक अपने विचारधारा थी, बाला साहब अपने विचारधाराओं से कभी भटके नहीं, कभी दृढ़ता के साथ खड़े रहे। और आज उनके हमको बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि उनके नाम को लेकर के उनकी परिपाटी को आगे ले जाने का जो सो कॉल्ड क्लेम करने वाले किस तरह से अपने आप को कंफ्यूजन में चौराहे पे खड़े कर रहे हैं कि वो ना तो कुछ कह पा रहे हैं जिसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, कह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते। आज वो हालात उनके हो गए क्योंकि 8 अगस्त को उन्होंने सदन में जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन एब्सेंट रह के जो उनकी छीछा लेदर हुई, उससे वो कहीं थोड़ा बहुत बचने के चक्कर में आज जो उन्होंने बोल करके और ज्यादा अपनी छीछा लेदर करवा दी है, ये उनका सच्चा चरित्र है। वही डॉक्टर सिंधे जी ने, श्रीकांत सिंधे जी ने सदन के अंदर उनको स्पष्ट कहने की बात कही। जी जी, वी वेलकम डॉक्टर सुधीर ढोने फ्रॉम अकोला। सुधीर ढोने साहब नमस्कार। सर आपका कुछ क्या वो म्यूट पर है सर? हाँ, कर दिया, अनम्यूट कर दिया। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर। तो सर आप मुसलमानों को डरा क्यों रहे हैं सर? मतलब ये वक्फ बोर्ड जो है 2013 के अमेंडमेंट की वजह से वक्फ बोर्ड का तो ऐसा कानून बन गया, इट इज नॉट इवन जुडिशियबल। अभी सुशील व्यास जी, शैलेश पांडे जी जरा ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं। तमिलनाडु में एक 1500 साल पुराना मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, उसको भी वक्फ ने क्लेम कर दिया ये हमारा है। सर ये क्या हो रहा है सर? रायसीना हिल वक्फ ने क्लेम कर दी हमारी है, पार्लियामेंट हाउस हमारा है, राष्ट्रपति भवन हमारा है। सर दिस हैज टू बी ब्रॉट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर डॉक्टर ढोने बोलिए सर। नहीं सर, इस तरह से अगर कोई मंदिर अगर है जी या पार्लियामेंट हाउस है, उस पर क्लेम करना बहुत गलत है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ मौलाना लोग हैं, कुछ मुस्लिम के लीडर हैं, वो इस देश में माहौल खराब करना चाहते हैं। वो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। मैं ओवैसी भी एक बीजेपी से मिले हुए हैं। मैंने कई मौलाना भी है। कोई त्योहार आ गए हिंदुओं का कि वो उठते हैं और यहाँ पे जाते हैं, बाइट निकालते हैं, बोलते हैं कि हिंदुओं को आप मुबारकबाद नहीं दे सकते, ये गैर इस्लामी है, ये शरीयत के खिलाफ है। इस तरह के जो बातें करते हैं ना ये लोग, ये माहौल ख़राब करते हैं। वो माहौल इसीलिए ख़राब करते हैं कि ये पॉलिटिकल फ़ायदा बीजेपी को मिले। बीजेपी से मिले हुए है कुछ लोग मुस्लिम समाज के भी, वही ये माहौल ख़राब करते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं। आम मुसलमान को जिसको लगता है कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित रहने चाहिए, हिंदू लोगों के दिल में मुसलमानों के बारे में अच्छी राय रहनी चाहिए, वो कोई भी मुसलमान इस तरह की बात नहीं करेगा। दोनों साहब, मगर आप ही अपीसमेंट के झंडे को लेकर आप ही आगे बढ़ रहे हो। आप ही अपीसमेंट शाहबानू से लेके ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, जैसे व्यास जी ने कहा, राम मंदिर, महाकुंभ, अब वक्फ रिफॉर्म्स, इस पर भी आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो। और अपीसमेंट के पॉलिटिक्स, आपको सिर्फ वोट के लिए, आप देश हित में न सोचकर वोट के राजनीति करो, या आरोप है आप पर? नहीं, ऐसा है सर, हम तो हमारे नेताओं को कहते हैं कि भाई आप पार्टी का हित देखिए और जो लोग जीत सकते हैं उनको टिकट दीजिए, जो लोगों के दिल में भावना है उस बात कीजिए। लेकिन हमारी पार्टी कहती है कि नहीं, अपने को संविधान के हिसाब से चलना है, और जो वंचित शोषित लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, सबको ऐसा लगना चाहिए कि हमारी बात करती है। तो इस तरह का हमारे पार्टी में बात है कि भाई नुकसान, पॉलिटिकली नुकसान हुआ तो चलेगा, लेकिन देश के लोगों को लगना चाहिए कि कांग्रेस हमारे साथ में है। तो ये बात होती है। हमको भी कुछ बातें ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन? सुधीर ढोने साहब मुझे मालूम है, एक मिनट सर, एक मिनट, ठीक है, लेकिन आपको एक बात पर्सनल का छोड़ दीजिए, मैं आपको बात बताता हूँ। 370 कलम की बात जो है वो कश्मीर है, उसमें हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं है। कश्मीर में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, उसमें हिंदू और मुसलमान की कोई बात नहीं रहती सर। अभी लेकिन बात ऐसी कि 370 कलम क्यों लाया था कि उस वक्त कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा थे और उनको अधिकार था कि मुस्लिम ज्यादा है तो पाकिस्तान जा सकते थे। लेकिन उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल इन्होंने बोले थे कि आप हिंदुस्तान में रहिए, हम आपको विशेष सुविधा देते हैं। तो विशेष सुविधा देने की बात करने के बाद उनको 370 कलम लाया था कि भाई आप हिंदुस्तान में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, आप रह सकते हैं, लेकिन कश्मीरी
जो कश्मीर की जमीन है वो कोई गैर कश्मीरी आदमी खरीद नहीं सकता। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। सर दैट इज वहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है। सर तो वो ये 35A कोई में हम आता है, अल्पसंख्यक 370 में नहीं आता। हाँ सर वो 35A के अंदर आता है, 370 के अंडर नहीं आता। और वो जो नहीं, ठीक। 35A है दैट इज हाँ। बाय द वे एप्लीकेबल स्टिल इवन इन उत्तराखंड, इवन इन हिमाचल प्रदेश, इवन इन मोस्ट स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट अभी तक वो लागू है। लेकिन सर वक्फ की बात करी ना, वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसको संविधान के दायरे में लाने में आपको क्या ऑब्जेक्शन नहीं है नहीं, सर? कोई सर ऐसा है, संविधान के दायरे में लाने में कोई हरकत नहीं। लेकिन बात ऐसी है कि इसके पहले जब 4 मीटिंग हुई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की, तो उसमें सभी पार्टी के सदस्य भी थे, उसमें कभी इस मुद्दा आया नहीं। हमने कांग्रेस ने चैलेंज किया है कि भाई 4 मीटिंग हुए, उसमें मिनट्स में बताइए। आप एंड टाइम पे बिल लाएंगे, बिल की कॉपी नहीं देंगे और संसद में रख देंगे, ऐसा नहीं रहता है। सब प्रोसीजर के हिसाब से होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर से घर इन्होंने गिराए थे, तो 4 केसेस में 10-10 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। कि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की कि आप सरकार ऐसी कैसी कर रही है, आप मनमानी कर रही है। जो अधिकार कोर्ट के रहते हैं कि हम डिसाइड करेंगे उसने गलत किया, उसने जो कंस्ट्रक्शन किया, घर बांधा है, गलत है या सही है, वो हम डिसाइड करेंगे। आप बगैर डिसाइड किए कोई अगर कोई अपराधी भी है तो उसका घर सही में इलीगल है नहीं है, इसकी बगैर जानकारी लिए उसका घर आप तोड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों पे 10-10 लाख, 4 लोगों को 10-10 लाख रुपए देने का आदेश दिया और नाराजगी व्यक्त की है। तो सरकार ने किया काम, यूपी के सरकार ने ये काम। तो हमारा ये कहना है कि सरकार डिसीजन जो लेती है तो सरकार ने भी डिसीजन ऐसा लेना सर अभी तक आपने वक्त पे जवाब नहीं दिया। कोर्ट के अधिकार खुद यूज कर रहे हैं। आपके धोने साहब, आप केरल में कांग्रेस का अच्छा स्थान है, पॉपुलैरिटी है कांग्रेस का, वहां पर क्रिश्चियन समाज खुलकर आगे, बिशप्स काउंसिल खुलकर सामने बोले कि जो व्यक्ति इस बिल के खिलाफ वोट करेंगे वो दे विल फेस द आयर ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने आप पे एकदम कसकर बांधा है कि आपको इस बिल को सपोर्ट करना है। नॉट ओनली द कांग्रेस को, बोले सीपीआई को भी, आप जितने भी पार्टीज है जो केरल में है उनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा इस बिल का। ये खुलेआम क्रिश्चियन बॉडीज ने कहा। तो क्रिश्चियन बॉडीज है, कई सिख बॉडीज है, हिंदू बॉडीज सब टोटली है। तो ये आप ऐसे जनरल सेंटिमेंट के खिलाफ जाकर किस प्रकार से डिसीजन ले रहे हैं? आप जो भी ऐसे है अपीसमेंट के माध्यम से आप ना बोलते हो धोने साहब, जब आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी आपसे कह रहा है कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए इस बिल को। नहीं सर, ऐसा है, सपोर्ट करने में दिक्कत नहीं। बात ऐसी है कि उसमें क्या उन्होंने प्रावधान किए, क्या कौन से अमेंडमेंट लाए और क्या उन्होंने प्रावधान रखे, वो तो मालूम पड़ने को ना। उन्होंने बिल का जो है उसकी कॉपी जो है वो तो आए टाइम पे आप देंगे या एक दिन पहले देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। वो कोई छोटा सा नहीं रहता, उसमें बहुत सारे ये रहते हैं, पेजेस रहते हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 पन्ने का रहता है, बहुत सारे बातें रहती है, तो उसमें पढ़ने के लिए टाइम चाहिए और वो जानकार लोगों से उसकी जानकारी भी लेनी पड़ती है, मीटिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद पार्टी का डिसीजन होता है। तो आप एंड टाइम पे, हमारा ऑब्जेक्शन यही है कि भाई आप ला रहे हैं लेकिन उसके पहले हमको बोलिए तो सही क्या है, वो बताया नहीं। इसके पहले भी इस मामले में मीटिंगें हुई माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की, तो उसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको कहा मिनट्स का, हाँ उन्होंने चैलेंज किया कि मिनट्स में बताइए कभी इस मुद्दे पे चर्चा हुई, बगैर कोई चर्चा के कि आपकी अगर मेजोरिटी है आप कोई भी बिल लाएंगे, तो ऐसा नहीं रहता है। सर इसके ऊपर जेपीसी बनी थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई। ऑपोजिशन के लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों ने 19 सुझाव दिए थे जिसमें से एक भी सुझाव जो है वो स्वीकार नहीं किया गया, विच इज ट्रू। इसमें कोई दो सर ऐसा है सर, लेट मी गो टू सर लेट मी गो टू शैलेश पांडे जी। सर 1 सेकंड, डोनी साहब आई एम कमिंग बैक टू यू, शैलेश पांडे जी फॉर हिज ओपनिंग रिमार्क्स। शैलेश पांडे जी, क्या ये बात सही है जो अभी अभी अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा कि भाई कांग्रेस मुसलमानों को डराने का काम क्यों कर रही है? क्योंकि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, आप देखिए ना, जो वक्फ बोर्ड के जो ट्रस्टी हैं, बागी साहब हैं, उनके तो घर भर गए हैं सर। वो तो कोई लखपति बन गया है, कोई करोड़पति बन गया है, कोई अरबपति बन गया है। लेकिन जो गरीब मुसलमान है बेचारा, जिसकी वास्तविकता में ये संपत्ति है, उसको क्या फायदा हुआ है? वो अमित शाह साहब ने कहा है और ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि गरीब मुसलमान का जो हक है वो उससे वंचित ना रखा जाए। अब आप बोले शैलेश पांडे जी।
जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत ये वक्फ बिल लाने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आज देश की जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, सच सामने आ चुका है और उस सच को उजागर किया है देश के यशस्वी फौलादी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने जैसे आज जिस तरह से लोकसभा में सारी सच्चाई लोगों के सामने रखी, आज आज बहुत सारी चीजें जो लोगों को पता नहीं थे वो भी पता चल गई और इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी एनडी अलायंस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रही है, मुसलमानों को उकसाकर लड़ाने का काम कर रही है, अपने चेले चपाटे को आगे लाकर शाहीन बाग बनाकर देश को जलाने का काम कर रही है। और इसका पूरी तरह से जो इनका जो षड्यंत्र था उसको उजागर करने का काम देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा। उन्होंने बताया कि किस तरह से वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। जो वक्फ है जो उसको बिल्कुल सरकार छेड़ नहीं रही है कि वक्फ बोर्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसके अंदर बदलाव किए गए हैं, वो भी बदलाव जो इसके अंदर 2013 के बाद कुरीतियां इसके अंदर आई, इसके अंदर बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के जो कंप्लेंट्स आए लोगों को कि किस तरह से आपने देखा होगा कि 1500 वर्ष पुरानी तमिलनाडु के अंदर एक मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था, रेलवे की जमीन पे दावा ठोक दिया था, संसद के ऊपर दावा ठोक दिया और अभी अभी महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, संगम तट की भूमि पर दावा ठोक दिया गया। और सबसे बड़ा उदाहरण अमित शाह जी ने दिया संसद के अंदर कि एक जगह ऐसी थी जहां पर ये वक्फ बोर्ड की जगह को एक बहुत बड़े होटल बनाने के लिए कुछ लोगों को वो लीज पर देने का काम किया, वहां पे होटल बनाने का काम का ऐसा उनका वो षड्यंत्र चल रहा था। बताइए, वक्फ की जो जमीन है वो वक्फ एक धार्मिक विषय है, लेकिन वक्फ बोर्ड ये एडमिनिस्ट्रेटिव विषय है, इसको उन्होंने अच्छी तरह से समझा है। लेकिन और उन्होंने कहा कि वक्फ जो धार्मिक मामले हैं उसमें जरा भी छेड़छाड़ हमारी सरकार नहीं कर रही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर रही है। बदलाव कहां हो रहा है? वक्फ बोर्ड में, परिषद में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो कि इसके अंदर क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है तो उस पर लगाम लगाई जाए, सही तरीके से काम किया जाए। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा ये जो इसके पहले भी देश को जलाने का काम किया, मुसलमानों को जलाने का काम किया। पांडे जी, एर्नाकुलम में पूरे गांव के गांव क्रिश्चियन गांव था, उसको पूरा हक छीन कर बोले ये वक्फ लैंड है। जो आपने कहा तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर पर वक्फ ने अपने हक जमाए। कर्नाटका में करीबन 7000 केसेस है ऐसे जो फार्मर्स के लैंड को अंडर डिस्प्यूट कर दिया है वक्फ ने। तो ये लगातार एक के बाद मगर अमित शाह उस चीज पर बढ़ के जब ऑपोजिशन ने कहा कि माइनॉरिटीज इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपने पास किया तो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोले दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये ऐसे बोलना अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसे देश में कानून पास करेंगे कौन कर? तो इस पर जरा रोशनी फरमाया पांडे जी। अमित शाह जी क्लियर कट, अगर लॉ पास होता है तो सबको मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानना ही पड़ेगा। देश संविधान से चलता है और संविधान सबके लिए है, संविधान का पालन सबको करना पड़ेगा। लेकिन अमित शाह जी ने आज जिस तरह से इनकी धज्जियां उड़ाई है, इनके प्रोपोगंडा की, इनके गुमराह करने की, इन्होंने क्या लगा कि सीए के समय जैसे देश को गुमराह किया, वक्त के टाइम पे भी ऐसे गुमराह करेंगे। लेकिन देश की जनता सजग है। मैं देख रहा हूं कि देश में, चाहे वो भोपाल हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह देश के जो गरीब मुसलमान हैं वो वक्फ बोर्ड बिल के हित में, समर्थन में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, लोग सेवइयां बांट रहे हैं। देश के मुसलमान भी, गरीब तबके के आम मुसलमान, हजरत निजामुद्दीन हजरत निजामुद्दीन के जो सजदा नशीन हैं, उन्होंने भी थैंक यू नोट भेजा है बीजेपी को। और आपने ये देखा होगा कि साउथ इंडिया से बहुत सारे चर्च के जो फेडरेशन है, आज वो खुलकर सामने आए, उन्होंने
नरेंद्र मोदी जी के इस वक्फ बिल का समर्थन किया है और तो उन्होंने सर, चेतावनी मैं दी है आपसे लगाता हूं, एनडीए शैलेश अलायंस पांडे को। जी। आज देखिए, चाहे वो गरीब ये और वो गरीब मुसलमान जो है, पसमानदा मुसलमान जी। जो है, देश के जो बहुसंख्यक मुसलमान मैं कहूंगा जिनकी तादाद ज्यादा है, आज उनके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रही थी ये वक्फ बोर्ड, क्योंकि उसके अंदर कुछ जो पुराने कांग्रेसी और इनके ठेकेदार तरह के जो लोग अरे थे, सर, जो सारे मैंने- अपर जो कास्ट मैं- हैं उसमें, वो जो- जितने भी बोर्ड जो- में सारे अशराफ हैं, अजलाफ को रखते ही नहीं अंदर। वो जो सलमानी हो गए, अंसारी हो गए, रईन हो गए, आप एक नाम बता दो कोई अंसारी, रईन या सलमानी अंदर हो किसी भी बोर्ड में? नहीं है। ये सब सैयद हैं, कोई सिद्दीकी है, कोई माशाल्लाह खान है, कोई शेख है, बस वो उन्हीं की पूरी माफिया चल रही है यहाँ पे। जी बताएं। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जो बहुसंख्यक समाज है मुसलमान धर्म के अंदर, चाहे वो पसमानदा समाज है, पिछड़ा समाज है, शिया जी। है, आगा खान है, बोहरी है, ये सारे जो लोग हैं ये तो कहीं है ही नहीं ना। नहीं। मतलब मुसलमान समाज से 90% की जो आबादी का तबका है और फिरका है वो तो इस बोर्ड के अंदर है ही नहीं। सिर्फ 5% के लोग 100% पर अपनी जबरदस्ती हुकूमत कर रहे थे और देश को गुमराह करने का काम कर रहे थे, और ये कहीं ना कहीं बंद होगा। और देखिए, उससे भी बड़ी बात, हम संविधान की बात करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, हम सच्चाई की बात करेंगे, हम देश में सरकार की संपत्तियों को हड़पने का काम नहीं करने देंगे, और जो भी जमीनें वक्फ की हैं वो धार्मिक की चीजें धर्म के लिए इस्तेमाल हो, और जो देश की जमीनें हैं वो देश के लिए इस्तेमाल हो। सर, आपसे एक कहीं चीज भी- पूछना चाहता हूं मैं, जो आपने अभी बताया, और जैसे अभी ढोने साहब, मुझे मालूम है ढोने साहब के अंदर से व्यक्तिगत राय क्या है वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है। मगर मैं- डोले साहब आज व्यक्तिगत राय ही बोल रहा था, जी। पार्टी का राय नहीं बोल रहा था। जी, लेकिन सर मैं ये आपको सब एक चीज कंफ्यूज बता है। रहा हूं। आपने देखा ना, शिवसेना यूपीटी के वो अरविंद सावंत साहब। नेता सारे कंफ्यूज थे आज वहां पे। जी, लेकिन मैं उन्होंने तो आपसे हिंदू जानना के चाह रहा सम्राट का विचारधारा हूं। अरे छोड़ सर, दिया। मेरी बात तो सुने। जैसे जी। हमारे गोगोई साहब, तरुण गोगोई, बड़े बड़े अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जबरदस्त। गोगोई साहब के बेटे जो माशाल्लाह मुख्यमंत्री हुआ करते थे असम के, वंडरफुल स्पीच, बट टिल द एंड वी डिडंट नो व्हाई इज ही अपोजिंग। मतलब आखिर तक किसी को मालूम नहीं पड़ा कि कांग्रेस इस बिल का विरोध क्यों कर रही है। वो क्योंकि एक एक बात जो बोल रहे थे, वो जो बिल में संशोधन है उसी की बात बोल रहे थे। उन्होंने इनफैक्ट ये बोला कि ये बिल में जो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संशोधन नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, ये गोगोई साहब ने बोला है। तो मेरा ये कहना है, तो फिर अपोज क्यों कर रहे हो भाई? आप ये बताएं, व्हाई आर दे अपोजिंग? शैलेश पांडे साहब। बिल्कुल सही कहे गोगोई जी का वो शब्द मैंने भी सुना कि ये चाहिए, कई चीजें होनी चाहिए, वो जरूरी है। जी। और उसके अलावा अखिलेश यादव जी देखिए, वो तो वक्त के सर उन्होंने वक्त पे तो बोला ही नहीं। वो तो चाइना पहुंच गए, जी, चाइना, राम मंदिर, चाइना पहुंच महाकुंभ। गए, महाकुंभ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, पूरे दुनिया का भ्रमण करके आए, लेकिन वक्त के बारे में कुछ बोले नहीं। अरे बोलेंगे कैसे, उनको कुछ पता ही नहीं है। और उनको मालूम है कि सरकार मोदी जी, अमित शाह जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो देश के भलाई के लिए कर रहे हैं, और वो 140 करोड़। और अखिलेश यादव जी ने आपको ये भी बोला, अखिलेश यादव जी बोला आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी चुन रहे हो, मगर क्या ये जगह था बोलने का? पार्लियामेंट में बोल रहे हैं आपके अखिलेश, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? अब तक आपने सेलेक्ट नहीं किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष। पांडे जी, अब ये कैसा है, ये डिबेट था वक्फ पे। अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इनको क्या लगता है कि हम सिर्फ मुसलमानों को, जैसे कांग्रेस ने, एनडीए अलायंस ने आज तक गुमराह करके 75 साल तक सिर्फ मुसलमानों का यूज किया है, दंगे करवाए। आज 70 साल में सबसे ज्यादा दंगा अगर किसी के शासनकाल में हुआ है तो कांग्रेस के शासनकाल में। भिवंडी हो, मुंबई हो, टांडा हो, मुरादाबाद हो, मुजफ्फरनगर हो, ऐसे सैकड़ों स्थान है जहां पे कांग्रेस ने दंगे करवाए। और आप देखिए, मोदी जी ने तो मुसलमानों के एक हाथ पे कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान देने की बात कही, उनके स्किल की बात करे। अमित शाह जी की मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने कहा ये जो जमीनें हैं ये गरीब लोगों के बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल को सुधारने के लिए, स्कूल बनाने के लिए होनी चाहिए। जो विधवा माताएं हैं, बहनें हैं, उनके सुधार के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए होना चाहिए। जो मुस्लिम बेरोजगार युवा हैं उनके स्किल को बढ़ावा मिले, उनको अच्छा रोजगार मिले, उसके लिए इन जमीनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुस्लिम समाज के दबे कुचले गरीब पासमानदा समाज के लोगों को ये तरक्की के लिए जमीनों का इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि उसको हड़प कर
बड़े बड़े जो रईसजादे बिल्कुल। हैं, ठेकेदार हैं, उनको देकर होटल बनाए, 5 स्टार होटल बनाए और उसका मिसयूज किया जाए। तो इसीलिए और देखिए अब देश का मुसलमान भी ये बात समझ गया, वक्फ विषय अलग है, वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद ये एडमिनिस्ट्रेटिव विषय है और इस विषय का धर्म से कोई लेना Right, देना so नहीं सुशील है। व्यास जी- जबकि इसको धार्मिकता का बात है, ऐसा करके देश में मुसलमानों जी, दुरुस्त बात। में उन्माद फैलाने की कोशिश कांग्रेस और एनडीए अलायंस कर रही थी। आज उनका पूरा ये पर्दाफाश हो गया जी। है। मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा है देश का मुस्लिम समाज भी अब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बिल के साथ है। और आपने देखा किस तरह से सवैयां बांटी जा सर, रही मैं है। सुशील व्यास जी के पास चले जाऊं अगर आपकी इजाजत हो। सुशील व्यास जी, अब आप ये बताएं कि एज फार एज द वक्फ बोर्ड इज कंसर्न, नाउ विमेन आर आल्सो गोइंग टू बी इन द वक्फ बोर्ड, दे आर गोइंग टू बी ट्रस्टीज, दैट इज वन। और वक्फ बोर्ड की एक्सपेंशन होगी व्हाटएवर, और उसके अलावा ये रीअश्योरेंस और अश्योरेंस दी गई है कि दिस बिल विल नॉट बी ऑपरेशनल विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यू आर अ लॉयर, यू वुड अंडरस्टैंड। हाउएवर आई आस्क यू दिस सर, आपको लगता नहीं कि एक प्रॉपर ऑडिट होनी चाहिए इसकी, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज की पूरे हिंदुस्तान में, और वक्फ बोर्ड के जितने ट्रस्टीज हैं उनके एसेट्स बढ़े या घटे जब से वो वक्फ बोर्ड के ट्रस्टी बने? व्यास साहब, अब इस विषय में जरा आप रोशनी डालें कुछ। हाँ बजाज जी, मैंने कहा ना कि 2013 का अगर कानून हमारे सामने नहीं होता तो जी। आज की स्थिति शायद उत्पन्न नहीं होती। जी, और जब आज की स्थिति आ गई तो उसमें जिन जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं उनके ऊपर भी गहन अध्ययन करके उस पर भी कोई न कोई करेक्टिव एक्शन जरूर लेनी चाहिए। और अगर किसी चीज का दुरुपयोग हुआ है या किसी ने व्यक्तिगत तौर पर वक्त की प्रॉपर्टी का अपने लिए उपयोग किया, जिसका पांडे जी कह रहे थे 5 स्टार होटल वगैरह, तो अगर इस तरह की कोई चीजें हुई तो अनियमितता है, और कोई भी अनियमितता है तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। और जांच अगर यही अनियमितता अगर मान लो कोई एक हिंदू ट्रस्ट में होती तो चैरिटी कमिश्नर जांच बैठा देता है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा देता है, तो वो वक्त के प्रॉपर्टी पे क्यों नहीं होना चाहिए। वो सारे कानून सो एक आर्टिकल 14 क्यों है फिर, इक्वालिटी बिफोर द लॉ आखिर क्या चीज है। वो यही है कि सबकी, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी घट से आता हो, तो देश का कानून जो है सभी नागरिकों पर एक जैसा लागू होना चाहिए। अगर कि कहीं अनियमितता हुई है, अगर उसका दुरुपयोग हुआ है, सामाजिक का ये जो संपत्तियां हैं उसको अगर किसी ने व्यक्तिगत काम के लिए उपयोग में किया है, निश्चित रूप से उसको सार्वजनिक रूप से जांच होकर के उसको सामने लाना चाहिए और जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अब आप जो रेट्रोस्पेक्टिव की बात कर रहे थे, तो देखिए हर नाम्बियार जी भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कुछ हद तक के कोई भी कानून होता है उसमें सेक्शन 3 तो डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम, 2 पे लिखा जाता है कि वो कानून जो बन रहा है वो किस दिन से लागू होगा। तो इसमें क्लियर लिखा है कि ये कानून भारत के राष्ट्रपति की साइन होने के बाद ही लागू होगा, यानी इट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, दिस इज प्रोस्पेक्टिव। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति जी साइन कर देंगे और इसका इनेक्टमेंट हो जाएगा, उस दिन से लागू होगा। यानी आज तक जो कुछ भी वक्फ बोर्ड में हुआ है उसको चिट्ठा खोला नहीं जाएगा जहां तक संपत्तियों का मामला है। लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई सरकारी संपत्ति को क्लेम कर रहा है, रेलवे की संपत्ति को क्लेम कर रहा है, कोई जैसे मैंने बताया तमिलनाडु के किसान जो हिंदू किसान है उसकी जमीन को क्लेम कर रहा है, तो निश्चित रूप से वहां का जो जिले का कलेक्टर है वो एक रेवेन्यू का, हम और आप जानते हैं कि बेसिकली जमीनें जो होती हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। अगर एक हिंदू की जमीन को कलेक्टर जांच कर सकता है, उसकी बाउंड्री के बारे में डिसीजन ले सकता है, तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में कलेक्टर क्यों नहीं ले सकता। वहां किसी कलेक्टर की धर्म या जाति का सवाल कहां आया। ही इज अ कलेक्टर, ही इज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, he is having authority, so why can't look into it। so यही सारे प्रोविजन उसमें है। और जब आपने महिलाओं के बारे में कहा कि महिलाओं को भी एक अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी बात रखें, इसी के चलते 2 महिलाओं का वहां पर इसमें शामिल करने की बात कही। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं बजाज साहब, जो अभी मैं गृह मंत्री जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था लोकसभा में, देखिए 1995 वाले जो कानून में 2013 में बदलाव किया गया, तो बड़ी चतुरता के साथ महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को 2 तक सीमित कर दिया गया। लेकिन आज का जो अमेंडमेंट आ रहा है उसमें मिनिमम 2 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है 21 के 21
नेशनल लेवल पे और 11 के 11 लोकल लेवल पे महिला भी हो सकती है अगर वो काबिल है। तो इस तरह पहले तो इन्होंने कांग्रेस शासनकाल में जो 2013 का कानून है उन्होंने महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन को 2 तक सीमित कर दिया। अब क्योंकि मोदी जी के शासनकाल में महिला आरक्षण को भी एक उनको अधिकार देने का काम हुआ है, वो भी एक ऐतिहासिक पन्ना इस वर्तमान सरकार के इतिहास के साथ रिकॉर्ड के साथ जुड़ा है। उसी तरह से ये जो आज कानून हम चर्चा जिसको कर रहे हैं और भगवान ने चाहा तो शाम तक पास भी हो जाएगा और होगा ही, और उसमें भी महिलाओं को 2 तक सीमित नहीं रखा। अगर योग्य महिला है तो हो सकता है वो ज्यादा संख्या में भी इस कमेटियों में बोर्ड में आ जाएंगी। तो ये करने का काम एक एक जिसको कहते हैं प्रेगमेटिक विकासशील कदम जो वर्तमान सरकार ने उठाया है, और उसमें उठाते निश्चित रूप से कोई अच्छा कार्य होता है तो हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया विरोध होगा, लेकिन विरोध का ध्यान न देते हुए जनता के हित में, जन कल्याण में और देश के विकास के लिए, और सबको सबका साथ सबका विकास, हर चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, सबको साथ में लेके का। जैसे बताओ आपने भी चर्चा कर रहे थे पांडे जी की आगा खानी और उनको बोरा लोगों को आज तक इनको सर अहमदिया को भी इस उनके बारे में भी सोचा गया, उनको भी शामिल किया गया। तो ये बताइए कि इसका विरोध करने की जगह कहाँ है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है? आज आगा खानी और बोरी लोगों के बारे में क्या आज तक नहीं सोचा गया? अब ये वर्तमान सरकार ने सोचकर उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम किया है, उनको भी उनकी जो वक्फ रिलेटेड संपत्तियां हैं उनको मैनेज करने के बारे में अधिकार देने का काम, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया। तो इसमें क्या कौन सा गलत काम? अहमदिया पाकिस्तान में मुसलमान नहीं है। Ahmadiyas are not considered Muslims in Pakistan, but this is India, as you said, व्यास जी, this is India. But कब तक ये चलता रहेगा व्यास जी? कब तक ये डिसइंफॉर्मेशन चलता रहेगा? लोकतंत्र खतरे में है, आज भी संविधान खतरे में है, जुडिशरी इंटिमिडेट किया जा रहा है, ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड, राइट विंग एक्टिविज्म, इसको भी क्या राइट विंग एक्टिविज्म करेंगे? राइट विंग एक्टिविज्म ऑन द सर्च, माइनॉरिटीज लिविंग अंडर फियर। दिस इज अ कांग्रेस फॉर्मूला फॉर एवरीथिंग। दे हैव वन सम कुछ अच्छा मार्जिन किया था लोकसभा में, क्या बार बार ये चलता रहेगा व्यास जी? नाम्बियार जी, अच्छा मार्जिन क्यों हुआ, क्या नैरेटिव था, क्या फेक नैरेटिव था, वो 1 साल करीब होने आ गया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन हाल ही में दिल्ली और महाराष्ट्र जैसी 2 जगहों पे जो प्रमुख जगह है देश में, हरियाणा हुए और कर्नाटक और कांग्रेस पार्टी का रिजल्ट आप देख लीजिए। आप जनता को कितने दिन गुमराह करेंगे? आप जनता को कितने दिन गलत बातों में फंसा के रखना चाहते हैं? Big zero, consecutive 3rd time in Delhi, Congress. And in Maharashtra, what happened? Out of 288, 235, हम लोग जीत के आए, प्रचंड बहुमत से सरकार बना के जनता की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये फेक नैरेटिव अब जनता भी समझ गई है, देश का आम नागरिक समझ गया, कोई इनकी बातों में नहीं फंसता। जैसे पांडे जी ने कहा कि देश के अलग अलग शहरों में मुसलमान खुद सेवैयां बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, वो खुशी मना रहे हैं कि आज एक बहुत अच्छा जन कल्याण का काम जो उनको आम मुसलमान कुछ मुसलमान जो जिसको मैं रईस तो नहीं कहूंगा, तो जो बड़ा रुतबा रखते हैं उनको छोड़ दीजिए, वो हो सकता है वो दुखी होंगे, उनकी जागीर जाने की कगार पे है, लेकिन आम मुसलमान अब समझ गया है कि अब हमारी जो वक्त की जमीन है, जो जायदाद है, उसका लाभ आम मुसलमान तक जाएगा, भाई और बहनों तक जाएगा। तो ये जो चीजें भावनाओं में बदलाव आया है, और आज मैं समझता हूँ जो अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनका जो भाषण अगर कोई सुन लेगा, विशेषकर मुसलमान भाई बहन, तो मैं समझता हूं कि उनका भी हृदय परिवर्तन हुए बिना नहीं रह सकता, वो भी मुख्य धारा में शामिल होकर आने वाले दिनों में वर्तमान सरकार के कायल हो जाएंगे। डॉक्टर ढोने, आपको लगता नहीं कि जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस एक बार फिर वही गलती कर रही है जो गलती कांग्रेस ने शाहबानो के वक्त करी थी सर? क्योंकि शाहबानो का जो मसला था, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, उसको ओवरटर्न करने के लिए एक बिल लाया गया, द राइट ऑफ मुस्लिम विमेन्स बिल, उसको लाया गया टू ओवरटर्न दैट, एंड दैट डिड नॉट लीड टू मुस्लिम सपोर्ट फॉर द कांग्रेस, इट लेड टू द हिंदूज टर्निंग अवे फ्रॉम यू टोटली। डॉक्टर ढोने, आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को अब जाग जाना चाहिए भैया, कि कुछ लोग जो आपकी लीडरशिप को एडवाइस कर रहे हैं, बिल्कुल गलत एडवाइस दे रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर तो ज्यादा डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को वेरी फ्रैंकली, इज माय ओपिनियन, कांग्रेस को तो बोलना चाहिए था, भैया इसको पास करो, जल्दी करो, लेट्स गो स्ट्रेट फॉर अ डिवीजन। सीधी बात है, इसमें डिस्कशन करने की जरूरत क्या है? अब आप बोलें सर, ढोने साहब। सर ऐसा है, ये बिल लाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की कोई
ये नहीं है कि मुसलमानों के बारे में उनके दिल में कोई हमदर्दी है, ये बात नहीं है। उनके वो ये चाहते हैं डिवीजन, कि देखो हम मुसलमान के खिलाफ में कुछ किए तो ये देखो पार्टी वाले कैसे कर रहे हैं। ये तो डिवीजन चाह रहे हैं, वो देश को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो डिवीजन तो मुसलमानों के आपने किया है जिंदगी भर भाई, डिवीजन तो कांग्रेस ने किया है जिंदगी भर, डिवीजन तो कांग्रेस ने किया, देश के दो टुकड़े कर दिए। सर डिवीजन उनको तो बोलने कांग्रेस दीजिए ना बना के सर। तो मुसलमान में कर दिया। सर हाँ, बोलने दीजिए ना और पांडे इंडिया जी। लॉ बोर्ड बनाकर डिवीजन आपने किया। पांडे जी, डॉक्टर आपने ढोने, डिवीजन किया साहब। डॉक्टर ढोने आराम से चुपचाप आपकी बात सुनते रहे। सर उनको भी रिस्पेक्ट दीजिए ना सर, प्लीज। सर ऐसा है, डॉक्टर ढोने बोलिए। वो उस वक्त कांग्रेस की ये नहीं थी, कोई सरकार नहीं बनी थी 1947 में, वो अंग्रेजों का समय था। उस वक्त के बंटवारा हुआ, और अगर बंटवारा नहीं होता था तो फिर देश में और माहौल खराब होता था। तो अच्छा हुआ वो पाकिस्तान अलग चले गए, लेकिन पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का काम इंदिरा गांधी ने किया है। जी, पाकिस्तान के दो किया, टुकड़े किए, कोई दो राय नहीं किया। हाँ ये किया है। और वो जो कांग्रेस ने नहीं किए भारत के दो टुकड़े, उस वक्त अंग्रेजों का राज था, उन्होंने बोले हम देश को आज़ादी देते हैं, लेकिन जो देखिए उनका 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता मिली, तो एक दिन उनका पहले आया, पहले उनको दिए, तो उस वक्त अंग्रेजों का ये था। और उस तो सर इस पे आ जाए, वक्त पे आ जाए क्या? उस वक्त तो देखिए, उस वक्त जो स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर थे उसमें तो भाजपा का, आरएसएस का, सर वो लेट्स नॉट डिस्ट्रैक्ट। सर आई नो व्हाट यू आर डूइंग। ढोने साहब, आपसे मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे एक सवाल पूछा मैंने कि कहीं आप दोबारा शाहबानो वाली गलती तो नहीं कर रहे सर? मुझको ऐसा लग रहा है कि आप कर रहे हैं। अब आप बोले आप क्यों नहीं कर रहे, ये बताइए। इस बिल का विरोध करते हुए, क्योंकि आपके जितने भी स्पीकर्स थे उनसे कोई क्लियर कट आर्गुमेंट सामने नहीं आई कि कांग्रेस इस बिल का विरोध क्यों कर रही है। क्योंकि जो आपने भाषण दिया, सर पूरी बात सुन लें उसके बाद आप बोले, जो आपके स्पीकर्स का भाषण था वो तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का भाषण है। वेरी फ्रैंकली आप तो बीजेपी की ही बात रख रहे थे सामने, और आखिर में कह रहे थे हम इसका विरोध कर रहे हैं। अब आप बोलें सर प्लीज। नहीं तो उसमें सर टेक्निकल उसमें अड़चने हैं। मेन बात ऐसी है कि हमने, आप ही बता रहे हैं कि किसी ने विरोध नहीं किया जी, लेकिन आके वो ने समर्थन के ऐसी बात किए, जैसा वो उन्होंने बताया कि हम मुसलमानों का ऐसा करना चाहते हैं, ये वैसा करना चाहते हैं, मुसलमानों की भलाई करना चाहते हैं, तो ठीक है भाई, कर रहे तो अच्छा है। लेकिन उसमें जो मेन टेक्निकल मुद्दे जो थे वो क्लियर नहीं किए थे इन्होंने, इसीलिए उस पर विरोध था। सर अब तो यही क्लैरिटी बात हो है। गई ना। बट धोने साहब, बार बार हम लोग वो उसी टॉपिक पे आ गए। आपके जितने भी स्पीकर्स थे इंडिया अलायंस के, जैसे आज भी आप चाहते हो कि पांडे जी ही बात करें, बिकॉज आप बात क्या करेंगे, बिकॉज अपीसमेंट तक बात करेंगे फिर पकड़ा जाएगा। वही ट्रिपल तलाक में वही हो गया, आर्टिकल 370 में वो हो गया, राम मंदिर में वही हो गया, महाकुंभ रिफॉर्म्स वगैरह। तो ये आज भी अखिलेश यादव जी ने क्या बोला था वो यही बोल रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऑपोजिशन अपोज क्यों कर रहा है, आपके पॉइंट्स क्या है आपके। बस ये डरावना डरा के मुसलमान कम्युनिटी को रखना, वही सामने क्लियर कट दिख रहा था। दोनों साहब सर ऐसा है, इस देश में सभी को अगर एक तरफा बात हो गई तो इस देश में ऐसा है, मुसलमानों को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए। आप देखिए, ये जो हिंदुस्तान है उसमें सब, पाकिस्तान जो बना वो सिर्फ धर्म के नाम पे बना, उसके दो टुकड़े हो गए। एक धर्म के नाम पे कोई देश नहीं चल सकता। पाकिस्तान धर्म के नाम पे बना लेकिन नहीं चल सका, दो टुकड़े हुए। हिंदुस्तान इतने सालों से, क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं और सभी साथ में रहते हैं, तो ये सब साथ में रहेंगे तो देश बनेगा। तो एक आप इस देश के 15% 16% जो आबादी है मुस्लिम, आप उनको ऐसा नहीं लगने को ना कि नहीं कोई इस देश में हमारे कोई पीछे नहीं है, कोई पार्टी हमारे पीछे नहीं, ये भी भावना नहीं होनी चाहिए। वो देश के लिए खराब बात है। तो वक्फ के बारे में दोनों साहब दिखाती है, वक्फ के बारे में आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए 2 दिन पहले सोनिया गांधी जी करीबन बहुत वक्त के बाद बात किए कल परसों। तो वही आरएसएस बीजेपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आरएसएस ने बना दिया, आरएसएस पूरे देश को सैक्रिफाइस करना चाहिए। फिर वो आरएसएस का डर जो हम सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला महाराष्ट्र की सरकार नपुंसक है। सुना आपने? महाराष्ट्र की सरकार नपुंसक है। किसकी सरकार है यहाँ पे? और सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश में किया कि 4
जगह इन्हें मनमानी किया, संविधान के हिसाब से नहीं किया तो 10-10 लाख रुपए का दंड दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो यही बात है, संविधान कहां से कहां चल रहा है। तो सर ये आपने एक बात कही अभी विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच बाय द वे आई एग्री विद, उसके साथ मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। जो आपने कहा ना कि एक कम्युनिटी को ये नहीं लगना चाहिए, यानी आप मुसलमानों को इंडिकेट कर रहे हैं, आपने मुसलमानों का नाम भी लिया, कि मुस्लिम समुदाय को ये नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ कोई नहीं खड़ा है, करेक्ट है। तो इसलिए कांग्रेस ने अपनी ये भूमिका अपनाई है। तो सर ईसाई समुदाय के बारे में आप क्या कहेंगे? केरल से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से और यहां तक के आंध्र प्रदेश और आपकी जो सरकार है तेलंगाना से, वहां से भी, और ऑल इंडिया बिशप्स कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी ये कहा है कि प्लीज इनको रोकिए। ये हर सर, डू यू नो द नंबर ऑफ चर्चेज विच हैव बीन क्लेम्ड बाय वक्फ बोर्ड ऑफ केरला, ना जाने कितने गांव, ईसाई गांव, उनको क्लेम कर लिया कि साहब ये हमारा है। वो बेचारे, जैसे अभी व्यास साहब बता रहे थे कि वो किसान के बच्ची की शादी थी, वो अपनी जमीन बेचने को गया, एक पट्टा जमीन का, और वहां पे उसके रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तलाटी के ऑफिस में तो ये दिखा है, ये तो इन्होंने वक्त में क्लेम लगा दिया यहाँ पे। वो कहता कि यार तो 200-300 साल से मेरी पुश्तैनी जमीन है, ये क्या है? तो ईसाइयों के बारे में आपको कोई फिक्र नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ। आप सिर्फ मुसलमानों को, और वो भी जो अशराफ मुसलमान हैं, एलिट मुस्लिम्स जो हैं, सैयद हो गए, सिद्दीकी हो गए, आपके पठान हो गए यानी खान हो गए, और शेख हो गए, बस यू आर कंसर्न्ड ओनली विद देम, राइट? यू आर नॉट कंसर्न्ड विद क्रिश्चियंस। अब आप बोलें सर, प्लीज बोलिए। नहीं ना, आपका कहने का मतलब है मुसलमानों के ब्राह्मण। जी करेक्ट है, ब्राह्मण अमंग मुस्लिम्स, सैयद जो है वो ब्राह्मण है, वो दे क्लेम डायरेक्ट डिसेंट फ्रॉम द प्रॉफिट हिमसेल्फ, मे पीस बी अपॉन हिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट डिसेंडेंट है, बोलते हैं वो तो सैयद जो हैं। और वही लोग हैं मेजॉरिटी में, बाय द वे, जितने भी वक्फ बोर्ड है। यहां पर जो अमित शाह जी ने बात कही ना, सुनने लायक है सर। और मुझे मालूम है डॉक्टर ढोने, यू आर अ वेरी रैशनल मैन, आप किसी इनडिफेंसिबल चीज को आप डिफेंड नहीं करेंगे। अरे सर, क्या 20% मुस्लिम्स जो है ना, 20 के 25% मुस्लिम्स जो हैं, ये अपर कास्ट मुस्लिम्स जो हैं, अपने आप को जो बाय द वे इंडियन नहीं मानते, वो कहते हैं कि वी आर ऑफ टर्किश डिसेंट, अरबिक डिसेंट, इरानियन डिसेंट, अफगान हैं हम, पठान हैं। ये सर, दे आर रूलिंग वक्फ बोर्ड। जो नॉर्मल मुसलमान है, बेचारा गरीब मुसलमान है, उसको तो कुछ भी नहीं मिला वक्फ बोर्ड से। और क्या आप नहीं मानते कि मोदी साहब एक ही व्यक्ति है जो पशबंदा मुसलमान के इश्यूज को लेकर पहली बार हुआ है सामने, पहली बार कोई मुस्लिम कम्युनिटी में पशबंदा मुसलमानों के बारे में बात करे, खुलेआम बात करे। 80% ये लोग हैं, और उनको मैं, उनकी तरफ मेरा ध्यान है। आप जो बोल रहे हैं ना सर 20% मुसलमान, आपको बताओ 99.9% इस देश के मुसलमान पहले हिंदू थे जी। कौन से थे, कौन से मुसलमान? यही के सब लोग, इनके 4 पीढ़े निकले तो ये हिंदू ही दिखते हैं, इनका निकल जाता है। तो 1% लोग आए होंगे उधर से, बाकी कोई नहीं है। औरंगजेब का भी जन्म इधर के है जी। तो आप बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं सर? आप तो बीजेपी की बात कर रहे हैं आज लोकसभा में। आज मुझे लग रहा है ढोने साहब आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बीजेपी की बात नहीं करता मैं, मुसलमानों में बोलता हूँ सर। ये हकीकत है। वो डोले जी 90% वालों की घर वापसी कराइए, प्यार मोहब्बत से करा दीजिए। नहीं बोलूंगा मैं, घर वापसी की बात नहीं सर। वो इसीलिए गए कि अपने धर्म में उनको, देखिए हिंदू अपन बोलते क्या हजाम है, वो बोलते कि आप खलीफा है। वो जो शेविंग करने वाला है जिसको हजाम बोलते हैं, वो खलीफा सलमानी उन्होंने धर्म क्यों बनाया? बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति को, महापुरुष को हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये आरएसएस की जो विचारधारा है, ये जो सनातन की बात करते हैं ना, सनातन, ये सनातन ही वही है, ब्राह्मण क्षत्रिय। लेकिन हम तो यही मानते हैं जो आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं सर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन हम तो महात्मा बुद्ध को नवा अवतार मानते हैं। हम तो कहते हैं आप अपने ही हो, भले आप हमें मानते हो या नहीं मानते, हम तो आपको अपना मानते हैं। लेट मी वेरी क्लियर। तो आई एम नॉट गोइंग टू पुट यू थ्रू एनी मोर एम्बैरेसमेंट। नहीं, उनको जाने की जरूरत नहीं था ना, उनको बौद्ध धर्म स्वीकारने की उन्होंने। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग नाउ। भारतीय आइडियोलॉजी है सर, आप बताइए पांडे जी। सर इसमें अपना ही धर्म है वो भी। सर शैलेश पांडे जी के पास जाएं। मुस्लिम, देखिए जीना का उदाहरण लीजिए, जीना क्यों मुसलमान बना?
क्योंकि वो मच्छी मारी के सर जिन्ना नहीं मुसलमान बना, जिन्ना के बाप मुसलमान बने, वो उनको मजबूर किया लोगों ने मुसलमान बनने को। सर जिन्ना के दादा मुसलमान बने, जिन्ना नहीं बना। आज जिन्ना के वही उनके दादा जो है ठक्कर, जिन्ना के जो दादा है प्रेमजी भाई ठक्कर, वो लोहाना गुजराती थे। लोहाना से वो मुसलमान क्यों बने? करेक्ट, इसी वजह से समाज ने इनको गुजराती समाज आई एग्री विद यू सर, उनको बायकॉट किया था। दैट इज वेल नोन, बट लेट्स गो अक्रॉस। पांडे जी, आई वांट टू आस्क यू, पांडे जी, क्या सोनिया जी जो जिस प्रकार से दो दिन पहले जिस प्रकार से आरएसएस और बीजेपी पर एक वार, जिस पर वॉर जैसे अटैक कर दिया था, क्या उनको मालूम था ये होने वाला है? वक्फ बिल्स में जो डिबेट है उसमें कुछ होने वाला नहीं, उनके न कोई पक्ष रखने का है स्थिति में है, न कोई मेरिट्स पे वो आर्ग्यू कर सकता है। तो आरएसएस बीजेपी इतिहास बदलना चाहता है, एजुकेशन बदलना चाहता है। क्या ये आपको ये वजह दिख रहा है सोनिया जी अचानक प्रकट होना? सर ऐसा है, सोनिया गांधी ने क्या बोला? सोनिया गांधी से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि आप गलत कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को बोला, यूपी सरकार को बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोलने के बाद कि आप संविधान से काम नहीं कर रहे, वो हमारा कोर्ट का अधिकार है, आप कैसा कर रहे हैं? एजुकेशन पॉलिसी, तो ये हकीकत है ना। सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सोनिया जी का चार्ज था 2 दिन पहले कि आरएसएस पूरा भगवाकरण करने वाला है। उसमें शैलेश जी फडणवीस साहब ने कहा भगवाकरण नहीं, राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। पांडे जी देखिए प्रदीप जी, मैं तो सोनिया गांधी जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने पहले अपने पूर्वजों ने क्या किया है, आरएसएस के बारे में कहा है, उसे भी आप जरा पढ़ लीजिए जी। देखिए, जब एक समय था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को जो गणतंत्र दिवस के परेड में उनको आने का न्योता दिया था, परेड करवाई 1963 में, 1963 में, 26 जनवरी 1963। और जब देश के अंदर कोई भी आपदा आई है, नैसर्गिक हो या किसी भी प्रकार की, तब भले कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हो, हमेशा सभी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की मदद ली है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान को सभी ने बुरा उनको बधाई दिया है और उसका गुणगान किया हुआ है। ये भी समझना चाहिए। देखिए, मैं आज बहुत ही एक निडरता से एक बात कहता हूँ। बोलिए सर। मुझे ये लगता है कि सोनिया गांधी विदेशी मूल के होने के नाते कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा रही ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो रही हो या इंदिरा गांधी जी के समय जो रही हो, आज देखिए इंदिरा गांधी जी ने बिल्कुल, आपने सही कहा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसके लिए सभी उनकी सराहना करते हैं, मैं भी उनकी सराहना करता हूँ। लेकिन जब से सोनिया गांधी जी राजनीति में आई, तब से मुझे ऐसा लगता है विदेशी विचारधारा और उनके इर्द गिर्द रहने वाले वो जो लोग थे, जो सलाहकार थे उनके, अहमद पटेल रहे हो या ऑस्कर फर्नांडिस रहे हो। अब ऑस्कर फर्नांडिस और अहमद पटेल क्या सलाह देगी आप समझ सकते हो। ये तो कभी भारतीयता का, हिंदुत्व का, हिंदूवादी या देश के सर अहमद पटेल जी तो अहमद पटेल जी तो मोदी जी के बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे। आज की तारीख में अहमद पटेल, हम भी कहते हैं, सही बात बोल रहे हैं पांडे जी, अहमद पटेल साहब ने तो रोका था, नहीं तो ये मोदी और अमित शाह दोनों जेल में रहते थे। उनको बचाने का काम अहमद पटेल ने किया है, तो हमारा ऑब्जेक्शन है। ये जो हमारे कांग्रेस में भी है ना आरएसएस के लोग, तो अहमद पटेल भी वैसे ही बीजेपी के आदमी थे, उन्होंने बहुत बार बचाया। जैसे मणिशंकर गुलाम नबी आजाद, उनको मुसलमान मत बोलिए कि गुलाम नबी आजाद मुसलमान है, अहमद पटेल मुसलमान है, ऐसा नहीं है। ये अहमद पटेल, सुनिए सर, ये गुलाम नबी आजाद की मैंने 2020 में कंप्लेंट किए थे। किसके पास? खरगे साहब के पास। खरगे साहब अध्यक्ष नहीं बने थे। मैंने बोला इनको रोको, आप किस तरह की बात कर रहे हैं कि जो इनको उमर अब्दुल्ला को छोड़े तो ठीक है, लेकिन वो महबूबा मुफ्ती को भी छोड़ने की बात कर रहे हैं और 100 मिलिटेंट है उनको भी बात छोड़ने की बात कर रहे हैं, दहशतवादियों को, तो ये गलत है उनका। तो मैंने कंप्लेंट किए थे, लेखी में कंप्लेंट किए थे, मुझे खरगे साहब का फोन भी आया था। तो ऐसे कई लोग हैं ना कांग्रेस में छुपे हुए बीजेपी के, है तो ये लोग ही करते हैं। अहमद पटेल तो आप भी तो आने वाले हैं सर बीजेपी में। अहमद पटेल कि जिन्होंने मोदी को और अमित शाह को बचाया। अरे पांडे जी, आप एक बीजेपी के नेता को देख रहे हैं इस वक्त, और उनका नाम डॉक्टर सुधीर ढोने है। 1 साल के बाद बीजेपी में होंगे वो, मेरी बात मान लो। अच्छा बोलिए सर, अब आप बोलिए। और मंत्री होंगे, ये भी आप डॉक्टर ढोने का असली अब सिर्फ एक पूछना पड़ेगा कि वाघिया पूरा पूछे और आरएसएस हिस्ट्री में पूछे तो
तुरंत मैं जो बात दोनों करता हूँ साहब सर, एक मिनट, ये जो बोला मैंने, मैं मुसलमानों के मीटिंगों में भी बोलता हूँ कि 99% मुसलमान इस देश में पहले हिंदू थे, वो मानते हैं बात को। अब मैंने बोला तो मान लेते हैं कि भाई ये बोल रहे ठीक है, कोई बीजेपी वाला बोलता है तो फिर बोलते नहीं 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 ये कुछ भी गलत बोल रहा हूँ, तो वो बोलने की बात सर नहीं तभी है, तो कौन आपसे बोलता कह है रहे हैं उस आप पे इस तरफ आ रहता जाओ है। जी। और सर ये रहे बीजेपी की सर राइट, सो बात। पांडे जी, एंड बिफोर आई गो टू सुशील व्यास साहब फॉर अ फाइनल कमेंट, पांडे जी, एक मिनट सर पांडे जी आप ये पार्टी बताइए निकाल नहीं दे, ये भी ध्यान रखिएगा जी। अच्छा पांडे जी आप ये बताइए, ये तो बिल पास हो जाएगा, जो मैंने बात पूछी थी सुशील व्यास जी से, मैं आपसे पूछता हूं सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये मुझे बहुत ट्रबल कर रही है, ये बात जो है ये मुझे झंझोड़ रही है बात सर, क्योंकि मैं पर्सनल नॉलेज रखता हूं इस बात की। और दोनों साहब जरा ध्यान से सुनिए, और व्यास जी समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में सर लोग ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड के मेंबर बने और जिनके पास कुछ नहीं था, आज पता नहीं कितनी बिल्डिंगों के मालिक बन गए हैं। मैं बता रहा हूं आपको, करोड़पति बन गए सर, अरबपति बन गए। किस किस को कहां कहां पे कौन सी जमीन कैसे उन्होंने उड़ा दी है। पांडे जी आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप किसी भी तरीके से सरकार को बोलें, कुछ भी बोलें, आप ये कहें कि वक्फ बोर्ड की पिछले 15 साल से, यानी 2013 के बाद कर लीजिए, चलिए 2013 की अमेंडमेंट के बाद वक्फ बोर्ड के क्या क्या एक्शन रहे हैं कहां कहां पर, उसकी एक तहकीकात होनी चाहिए, उसकी एक ऑडिट होनी चाहिए, और उस ऑडिट के हिसाब से जिसने भी कुछ गलत किया हो, जो भी हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब पांडे साहब आप बोले प्लीज। जी बिल्कुल, मैं आपके बात से पूरी तरह से सहमत हूँ राजीव जी। और मैं भी सरकार को पत्र लिखूंगा, मैं भी उस अथॉरिटी को पत्र लिखूंगा कि जहां भी अनियमितता रही हो, उस अनियमितता की पूरी तरह से जांच करके जो भी दोषी हैं उन पे पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये देखिए, ये राष्ट्र का विषय है, राष्ट्र प्रेम का विषय है, जनहित का विषय है, और बहुत ही गंभीर विषय है। और इसमें कहीं भी अगर किसी ने एक रत्ती मात्र का भी घोटाला किया हो या कोई भी गलत काम किया हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो भी देश का नुकसान हुआ है, जनता का नुकसान हुआ है, वो उसकी भरपाई होनी चाहिए। पांडे जी ये वक्फ रिफॉर्म्स ठीक है, वक्फ में होना चाहिए रिफॉर्म, संशोधन होना चाहिए, बेटरमेंट होना चाहिए, बट दादा क्या हुआ तेरा वादा, दादा क्या हुआ तेरा वादा, फार्मर्स के वेवर वाले इश्यू थे, वहां शायद आप फेल हुए। दादा ने क्लियर कट कहा 31 से पहले पैसा भरो, नहीं तो फिर हमारा जो एक्शन होगा एक्शन है, कोई फार्मर वेवर नहीं। तो क्या आप भी यू फेल्ड पांडे जी, आप फेल हुए क्या? 2100 जो लाड़की बहन हो गए, फार्म वेवर हो गए, जो अचानक वादे, तो आप भी वादा खिलाफी आपने किया है, अचानक बोल रहे कि क्या मैंने वादा किया था, क्या मैंने कोई वादा किया था, हमारा फुटेज दिखाओ। तो क्या है पांडे जी, वादा खिलाफी आपसे भी हुआ है? नहीं, देखिए प्रदीप जी, ऐसी बात नहीं है। आज हमारी सरकार अभी भी, चुनाव के पहले भी जो लाडली बहन योजना का हमारी बहनों को जो 1500 रुपए दे रही थी, वो पहले भी दे रही थी, आज भी दे रही है, आगे भी देती रहेगी। ठीक है, उसमें जल्दबाजी में कोई नियम कानून के तहत कई चीज छूटी होगी तो उसको भी नियम कानून के अंतर्गत जो पहले और ये नियम कानून आज और अभी नहीं बन रहा है, पहले जो बना हुआ है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी के अंतर्गत ही सारी चीजें होंगी। और किसानों का भी जो भी चीजें हैं, अभी आपने देखा हमारी सरकार ने कांदा के ऊपर से जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह कम किया, और उसको किसानों में बहुत खुशी हुई, और किसान भी खुश है कई विषयों को लेकर। और सारी चीजें हम फिर से देवेंद्र फडणवीस जी देवा भाव ये जल युक्त शिवार योजना भी चालू करें, ताकि पानी का भी दिक्कत ना रहो, बिजली का भी दिक्कत ना हो, किसानों को लगने वाली सभी जनोपयोगी चीजों को हम उनको समय समय पर और जहाँ जिसकी जो जरूरत है उसकी पूर्ति यथाउचित समय पे सरकार करती रहेगी, ताकि किसानों को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। अब देखिए, बीच बीच में आप भी देखते होंगे कि असमय बारिश हो जाती है, असमय मैंने अभी देखा बीच में आज ही की एक बाजरे की खेती नष्ट हो गई। अब वो किसानों भी थोड़े दुखी हैं, अब उनको मुआवजा वगैरह जो देने की बात है, वो सारी चीजें। लेकिन नेचर से कौन लड़ सकता है, कुदरत से कौन लड़ सकता है? तो वहां तो हम फिर भी अपने किसानों के साथ है, जो उनके नुकसान है उसकी पूरी भरपाई करेंगे, और जो हमने वादे किए वो वादे सारे निभाए जाएंगे। और इसके लिए आप देखिए, हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, पैसे की कमी हम पड़ने नहीं देंगे। मोदी जी से हम मांग करेंगे,
हम इस वक्त हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है और दोनों सरकार मिलकर किसानों के लिए हम उत्तम से उत्तम उनके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात प्रॉब्लम है सर, अभी बहुत समस्या है। पांडे जी इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए 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 प्लीज। हाँ, प्रदीप जी ने जो प्रश्न मुझसे पूछा था आरएसएस के ऊपर, उस पर मैं बोल नहीं पाया था, हम हल्की फुल्की बात करके उस विषय को वहीं छूट गया था। मैं ये कहूंगा कि देखिए, कांग्रेस के भी पुराने नेताओं ने हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवकों की हमेशा तारीफ की, काम किया। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी को उस बात को समझना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई मामूली संगठन नहीं है। आज 1925 में स्थापित और डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार जी 5 स्वयंसेवकों के साथ जो संगठन शुरू किया था, आज 100 साल के बाद आज करोड़ों लोगों का वो संगठन हो गया है। आज 80,000 से ज्यादा शाखाएं इस देश के अंदर उनकी लग रही हैं, 5,000 से ज्यादा मिलन के कार्यक्रम हो रहे हैं, 250 से ज्यादा अनुषंगिक संगठनाएं हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिनमें से एक संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं आगे बढ़ा, आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ। पहले मैं बाल स्वयंसेवक रहूं और आज भी मैं आरएसएस की शाखा में जाता हूं। जो साल के 6 त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, उसमें मैं सहभागी होता हूं गणवेश के साथ। इस देश के प्रधानमंत्री वो स्वयं एक स्वयंसेवक हैं, इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो स्वयं एक स्वयंसेवक हैं। आज हजारों बड़े से बड़े आप कहें, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो देश को चलाने वाले लोग हैं, उनको पैदा करने का काम, मैं तो ये कहूंगा। मैं तो जीवन में कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एहसान नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि संघ की शाखा में जाकर ही हमने स्वामी विवेकानंद के चरित्र निर्माण की सीख प्राप्त की, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य प्राप्त किया। मुझे शाखा से ही पता चला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, शिखा संगठित हुआ आणि संघर्ष करा। ये सारी चीजें मुझे संघ की शाखाओं से मिली। किस तरह से देशभक्ति का गीत, देशभक्ति के लिए हमें काम करना है, देश की एकता के लिए काम करना है, समता की भावना को निर्माण करना है, सबको एक साथ लेकर काम करना है, सर्वधर्म समभाव की भावना से काम करना है, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से काम करना है। और 100 साल में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे दुनिया में आज हमारे भारतीय विचार का, भारतीय दर्शन का, हिंदुत्व का एक बहुत ही बड़ा विचार पूरे दुनिया को दिया है, देश को ही नहीं। आज देश में चरित्र निर्माण की बात हो, राष्ट्र प्रेम की बात हो, राष्ट्र के हित की बात हो, नई नई तकनीक से देश का विकास कैसे हो, देश के विकास को आगे बढ़ाते हुए देश को सर्वोच्चतम। सर इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम करेंगे ना सर इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। सर आरएसएस के ऊपर आरएसएस पे भी प्रोग्राम कर लीजिए सर। सर आरएसएस के ऊपर आरएसएस कैसा संगठन है, बट बोलेंगे सर शिवाजी महाराज की बात करते हैं, शिवाजी महाराज के बारे में। पांडे जी मैं व्यास साहब के पास चले जाऊं 1 मिनट के लिए प्लीज। व्यास जी वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। हाँ, मैं राजीव जी एक लाइन। राजीव जी बोलिए। बोलिए सर। एक लाइन में कहूंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ढोले जी से निवेदन करता हूं और राजीव जी के चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूं, आप 1 हफ्ते के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाइए, आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये देश समझ में आ जाएगा। जबरदस्त, वंडरफुल। आई होप राहुल गांधी एक्सेप्ट दिस इनविटेशन। सुधीर डोने जी को हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। डोने साहब के पास भंडारकर इंस्टीट्यूट के पूरे फाइल पड़े हैं। भंडारकर इंस्टीट्यूट और जितने लोग आरएसएस के आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं। सुशील व्यास जी चलो ये वक्फ बोर्ड तो हो जाएगा, इट विल बी डन, बट वन स्मॉल वर्ड फ्रॉम यू सर। ये अजीत दादा पवार ने जो स्टेटमेंट दी सर, इट्स मिलिटेट्स अगेंस्ट व्हाट एकनाथ शिंदे साहब said and what देवेंद्र फडणवीस साहब has been saying, especially with regard to farmers, किसानों के लिए। आपको लगता नहीं है कि there seems to be some kind of lack of coordination among the big three? क्योंकि शिंदे साहब और फडणवीस साहब एक तरफ हैं और अजीत दादा पवार क्योंकि फाइनेंस देख रहे हैं, उनको फाइनेंस की स्थिति जो है शायद मालूम होगी बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए उन्होंने कहा जो कुछ भी कहा। आप क्या कहेंगे इसके बारे में व्यास साहब? बजाज जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले, परम श्रद्धेय सोनिया जी बहुत अरसे के बाद
सार्वजनिक रूप से किसी बात को विषय पे बोली है जी। और धोनी जी उसके चर्चा कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको हम एनईपी कहते हैं पॉपुलरली 2020। धोनी जी भी शिक्षाओं के संस्थानों से जुड़े हैं, मैं भी आप लोगों की दुआओं से कई शिक्षा संस्थान मुंबई में चलाता हूं बरसों से। पहले मेरी विनती है कांग्रेस के साथियों से कि एनईपी 2020 के उस प्रारूप को पढ़ लें और फिर एक शॉर्ट नोट बता दें कि किसको आप वो सेफ्रनाइजेशन कह रहे हैं, भगवाकरण कौन से आर्टिकल में है, कौन से उसके भाग में है, फिर हम उस पर चर्चा कर लेंगे। तब तक आप पढ़ेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं से ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो अभी लागू होने जा रही है उसके बारे में कुछ समझेंगे नहीं और कुछ भी कह देना। और एक बड़े नेता जो उस संगठन का अध्यक्षता कई वर्षों तक निभा चुकी और उस जिसको सो कॉल्ड प्रमुख परिवार से आती है, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आपकी बात जो अजीत दादा पवार जो हमारे वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा, उनका एक स्वभाव है कहने का, एक एक्सप्रेशन। जैसे आज सुबह वो बीड़ गए तो पत्रकार उनके हेलीकॉप्टर से उतरते ही उनसे कुछ पूछने लगे तो बोले मैं मेरे यहाँ काम करने आया हूँ, तुम्हारा जवाब देने आया हूँ। शाम को 5 बजे पत्रकार परिषद आ जाना, उसमें मैं जवाब दे दूँ। ये उनका एक नेचर है, उनका एक तरह, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कई पत्रकारों को अवॉइड कर रहे थे। उसी तरह से आज देखिए हमारा घोषणा पत्र के माध्यम से हमने महाराष्ट्र के किसानों को हमने कुछ आश्वासन दिया है, उनके लिए कुछ नई चीज करने की बात कही है, चाहे वो लोन वेवर हो चाहे दूसरी कई चीजों एक उसकी एक जिसको कहते हैं लिपिबद्ध तरीके से जिस तरह से प्रोविजन बजटरी प्रोविजन करके। और ये जो कोई भी सरकार चुनी गई है, अभी तो 4 महीने हुए, 60 महीने के लिए हमको जनादेश मिला है। 60 महीने में अगर हम वो लोग नहीं कर पाते तब तो हमसे कोई पूछे कि जैसे दिल्ली में लोगों ने पूछा केजरीवाल जी से यमुना साफ हुई, तो उस तरह से हम आपको आश्वस्त करते हैं जब 2029 में हम ये वापस चुनाव के सामने जाएंगे तब हमारे घोषणा पत्र के की गई एक घोषणाओं को हम पूरा करके, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे बहनों के लिए हो, चाहे हमारे लाडले भाइयों के लिए हो, सारी घोषणा पत्र में की गई घोषणाएं हम कटिबद्ध हैं उसको पूरा करने के लिए चरणबद्ध तरीके से। तो कहीं हम लोग उससे नहीं रहे और कहीं आपस में विवाद नहीं है। दोने साहब कुणाल कामरा को समझ दिया, कोरटकर सोलापुरकर को वही दर्जा नहीं दिया, नो समन्स कोरटकर, ये इनजस्टिस है, ये इनजस्टिस है। कई भाग इस महाराष्ट्र के कहना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक तरफ, बट आपने समन्स देने में भी इनजस्टिस कर दिया है, कोरटकर को नहीं दिया, सोलापुरकर को नहीं दिया। दोने साहब मैं नाम्बियार जी, मैं साधारणतः बोलता नहीं हूं बीच में, हाँ। लेकिन सॉरी, कोरटकर इज इन जेल, ही इज ऑलरेडी अरेस्टेड। नो, यू नेवर गिव हिम समन्स। कांग्रेस के कहना आपने समन्स नहीं दिया कभी। जेल नहीं, ही इज इन जेल नाउ, बट बिफोर द जेल आपने कभी समन्स नहीं दिया दोनों को। सर राहुल सोलापुरकर को भी नहीं दिया, इनको भी नहीं दिया, उनको तो पूरी बचाने की कोशिश कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, वो उनके लोग हैं। उनका आप सोशल मीडिया ये देखेंगे अकाउंट दिख जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के भी लोग हैं, वही विचारों के। उन्होंने तो खुल के बोला ब्राह्मणों की सत्ता है, और कहीं उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के बारे में बोला कोरटकर ने, अरे राम कहाँ से निकाला था, वो तो परशुराम जी की बात करते हैं, राम जी के खिलाफ में बोले, शिवाजी महाराज के खिलाफ में बोले। असली चरित्र जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है वो दिखा दिया कोरटकर ने, और कोरटकर को तो कहाँ है। नहीं, इसका मैं आक्षेप लूंगा। अभी वो टॉपिक छेड़ा तो आप बीजेपी ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। उनके बात से कोई अहमियत नहीं देते हैं, उनके बात कॉम्प्लीमेंट नहीं मानते, और इसीलिए वो जेल के सलाखों के पीछे ये जो फालतू बकवास करने वाले लोग हैं, बचा के रखा है उन्होंने। सर राहुल शाहपुरकर जेल में नहीं है, जेल के सलाखों में डालना अलग है। सुनिए सर, उनको जेल में सलाखों के पीछे डालना अलग है, लेकिन उनके दिल में क्या विचार है, नहीं, उनके दिल में क्या विचार है ये तो दुनिया को दिख गए। सोलापुरकर के दिल में क्या है, कोरटकर के दिल में क्या है, ये तो पूरे दुनिया को दिख गया। ये तो आरएसएस के लोग हैं, ये तो आरएसएस के लोग हैं, इनके दिमाग में, इनके दिल में हमारी विचारधारा से कम अभी तो जुड़ ही नहीं सकते आरएसएस के लोग, उनके असलियत बाहर निकल गए, महाराज के खिलाफ आरएसएस जुड़ ही नहीं सकते, भगवान राम के खिलाफ नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते। सर आगे तो गवर्नर ने बोला था, शिवाजी महाराज और आरएसएस का हो ही नहीं सकता है। सर गवर्नर साहब ने बोला टिप्पणी करें, शिवाजी महाराज और आरएसएस इस पे डिबेट रख दीजिए सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, रख दीजिए सर।
धोनी जी, आगे आप से मेरे बदलाव भाई लाएंगे, जैसे हैं, तो आप जब हम बोलते पूरे हैं, प्रूफ लाएंगे मुझे लगता है आरएसएस आपके के दिल लोग की कैसे भावनाएं शिवाजी अलग हैं, महाराज और के जवाब खिलाफ पे में आपकी है। मजबूरी बोलती है, दिल की भावनाएं अलग होती है, माफ कीजिए, मगर मुझे लगता है यही सच्चाई है और हम इंतजार करेंगे उस दिन का जब Right, आप so, मिलाकर हमारी विचार Gentlemen, thank you very much for जेल से- joining जेल us. है, जेल। Dhone साहब, thank you very much for joining us, sir. Thank you. सुशील व्यास जी, thank you so much. और पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you so much, sir, for joining us. Great pleasure. Lovely discussion today. बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। Thank you. हर हर महादेव. Thank you, sir. But that was nice. So finally, Pradeep ji, you were able to instigate Dhone साहब. No, because धोनी साहब आज वकफ तो बात ही नहीं कर सकते, because वकफ में कुछ क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो आपने उसको उनको पूरा टाइप करके रखा था पूरे प्रोग्राम में, वकफ वकफ वकफ, तो धोनी साहब बोल नहीं पाए, अब खुल के एंड में आ गए जब बोलने को मिला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कोरोट कर शोरा बोल कर। करेक्ट, आई एग्री विद यू, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। नहीं, वकफ में तो कोई भी बात नहीं कर पा रहा था, इंडिया अलायंस के कोई भी स्पीकर, And they didn't speak. They By couldn't the way, speak. they didn't speak on Waqf. What they did was they used that opportunity to talk about their pet peeves against the government. that's it. it. RSS, BJP, Ram Mandir, Demonetization, China. Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप देखते रहे नेशन नाउ और वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को भाई, अगर अभी तक नहीं किया है तो. And please do comment on all that you've heard up till now. जरा घंटी दोबारा बजा दीजिए भाई. Can you hear the bell again? There we go. the fastest growing channel of the nation. The fastest growing channel of the nation. It is called Nation Now. Well, that's it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. भारत माता की जय.